दोस्तों, अमित शाह ये वो नाम है जिनके फैसलों के आगे एक बार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना सर झुकाना पड़ता है। भारत के गृह मंत्री और भाजपा पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भारतीय राजनीति की वो शख्सियत है जिन्हें कोई चाह कर भी भूल नहीं सकता। लेकिन राजनीति एक ऐसा कीचड़ है जिसमें एक बार इंसान घुस जाता है तो उसके गिरेबान में दाग लग ही जाता है। और ऐसा ही कुछ अमित शाह के साथ भी हुआ जब उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? क्यों एक्सपीरियंस सीनियर और अपनी बातों के कट्टर अमित शाह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था? क्या ये भी फिल्मों में दिखाए जाने वाले दुष्ट और करप्ट राजनेता है या फिर सच्चाई कुछ और है? दोस्तों, ये बात 25 जुलाई साल 2010 की है जब शहाबुद्दीन मामले में अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था। और ये गिरफ्तारी कोई छोटे मोटे मामले में नहीं थी, बल्कि इनके ऊपर हत्या, जबरन वसूली और किडनैपिंग जैसे बड़े बड़े आरोप लगे थे। असल में साल 2005 में हुए गुजरात में हुए एक एनकाउंटर में जब 3 आतंकवादियों को मारा गया तो एनकाउंटर की जांच कर रही सीबीआई ने ये खुलासा किया कि ये कोई आतंकवादी एनकाउंटर नहीं बल्कि एक नकली एनकाउंटर था। और शुरुआत में पहले तो ये बात पूरे गुजरात में फैली और फिर देखते ही देखते पूरे देश में फैलने लग गए। इस एनकाउंटर के पीछे दोस्तों कोई और नहीं बल्कि अमित शाह हैं, ऐसा बोला गया और इन पर आरोप लगे कि पैसे लेकर इन्होंने ये एनकाउंटर करवाया है। ये वो दौर था जब अमित शाह को गुजरात के मुख्यमंत्री दावेदारों में से एक माना जाता था। उस समय गुजरात में इनका डंका बजता था। ये गुजरात में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन दोस्तों, जब ये एनकाउंटर वाला केस सामने आया तो पुलिस ने अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उनके पॉलिटिकल करियर को भारी नुकसान हुआ और कुछ समय के लिए उन्हें राजनीति से भी दूर जाना पड़ा। क्योंकि दोस्तों, गिरफ्तारी के बाद जब अमित शाह ने अपनी जमानत के लिए आवेदन किया तो सीबीआई ने चिंता जताई कि अमित शाह अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल न्याय को रोकने के लिए करेंगे। लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद शुक्रवार 29 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत भी दे दी। लेकिन जमानत के बाद उनकी जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी। तभी तो अगले दिन जब अदालतें बंद हो गई तो न्यायमूर्ति आफ्ताब आलम ने उन्हें गुजरात में प्रवेश करने तक से रोकने के लिए उनके निवास पर एक याचिका लिखी। और इस तरह साल 2010 से लेकर साल 2012 तक अमित शाह को जबरन उनके ही राज्य से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो और उनकी पत्नी दिल्ली के गुजरात भवन में रहने के लिए चले गए। सितंबर 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी तो उन्हें गुजरात लौटने की परमिशन भी मिल गई। अब अमित शाह को अपनी राजनीति की दूसरी पारी खेलनी थी। तभी तो उन्होंने अपनी जमानत के बाद नारायणपुरा निर्वाचन क्षेत्र से 2012 में ही विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से चुनाव जीत भी लिया। फिर साल 2014 में दोबारा से देश में लोकसभा के चुनाव हुए और उस टाइम पूरे देश में मोदी की लहर इस कदर गूंज रही थी कि चारों तरफ हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लग रहे थे। और इसी के साथ सबको पता भी चल गया था कि अब कांग्रेस का दौर जो है वो खत्म हो गया है और बीजेपी की जीत बिल्कुल तय है। लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। हालांकि दोस्तों, पहले ये काम काफी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अमित शाह के केंद्र राजनीति में कदम रखते ही एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार खड़ी करी। तभी तो दोस्तों, आज देश के 29 में से 11 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की इतनी बड़ी सफलता का क्रेडिट अगर मोदी जी के बाद किसी को भी जाता है तो वो अमित शाह हैं, जिनकी नीतियां वाकई सटीक हैं। तभी तो कई लोग इन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। और अगर हम इनके भाषणों और पार्लियामेंट में इनकी बातों को सुने तो पता चलता है कि अमित शाह के बिना बीजेपी पार्टी कुछ भी नहीं है। दिल्ली और बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो इस पार्टी ने हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी बीजेपी सत्ता में भागीदार है। अगर आज बीजेपी का गोल्डन पीरियड चल रहा है तो दोस्तों उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि शाह साहब का चाणक्य वाला दिमाग ही है। अमित शाह दोस्तों सत्ता में तो आ गए थे, लेकिन सालों पहले अपनी जेल जाने वाली बात को वो भुला नहीं पाए। तभी तो उन्होंने अपना बदला लेना शुरू किया और सबसे पहले निशाना उस शख्स को बनाया जो इनकी गिरफ्तारी का जिम्मेदार था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की। ये दौर था साल 2019 का जब IAAX मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई चिदम्बरम के खिलाफ हुई। और इतिहास ने अपने आप को दोहराया जरूर, लेकिन इस बार सत्ता और ताकत दोनों ही अमित शाह के हाथों में थी, जिसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बिल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन दोस्त, उनकी गिरफ्तारी तो पक्की थी, क्योंकि जब पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी हुई तो उसके 10 साल पहले ऐसा ही कुछ अमित शाह के साथ भी हुआ था। उस समय सभी जांच एजेंसियां अमित शाह के पीछे पड़ी हुई थी और उस वक्त चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे। लेकिन अब सभी जांच एजेंसियां चिदम्बरम के पीछे पड़ी हैं और देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर अमित शाह बैठे हैं।
वर्तमान और पूर्व गृह मंत्रियों में एक अनोखा संजोग देखने को मिला। जब चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे तो नकली एनकाउंटर के चक्कर में अमित शाह को जेल हुई, और आज जब अमित शाह गृह मंत्री हैं तो चिदम्बरम की गिरफ्तारी की सुगबुगाहट शुरू हो गई। दोस्तों, अगर हम कहानी के फ्लैशबैक में जाएं तो पता चलेगा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे। और ऐसा तभी हो रहा था जब करीब 10 साल पहले विपक्ष में भाजपा थी, तब उसने कांग्रेस सरकार पर यही आरोप लगाए थे। केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय साल 2008 में मुंबई में जब आतंकवादी हमला हुआ, तब तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल के काम करने के तरीके पर काफी सवाल उठे थे, और यही वजह थी कि नवंबर 2008 को पी चिदम्बरम को देश का गृह मंत्री बनाया गया। उनका कार्यकाल 30 नवंबर साल 2008 से 31 जुलाई साल 2012 तक चला, और इसी दौरान साल 2010 में अमित शाह को फर्जी एनकाउंटर के नाम पर पकड़ा गया। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 दिसंबर साल 2014 को सीबीआई ने उन्हें इस मामले से बरी कर दिया। तब जाकर अमित शाह की जान में जान आई। केस में दोस्तों अमित शाह को राहत दिलाने के पीछे कई लोगों ने कहा कि भाजपा सरकार ने उनकी मदद करी थी, क्योंकि सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार अन्य सरकारों की तरह ही सबसे पहले अपने नेताओं की छवि साफ करने में लगी हुई थी। तभी तो 2014 के इलेक्शन के बाद बीजेपी के अध्यक्ष तो अमित शाह बने रहे, लेकिन उन्होंने किसी भी मंत्री पद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका पहला ध्यान तो अपनी छवि को सुधारने में था। धीरे धीरे जब लोग फर्जी एनकाउंटर वाला केस भूलने लग गए और अमित शाह भारत की राजनीति में अपने पैर जमाने लग गए, तब जाकर 2019 के इलेक्शन के बाद जब दोबारा से भाजपा सत्ता में आए तो अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहा जाए, अमित शाह की पर्सनैलिटी बड़ी ही शानदार है। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के बिजनेसमैन परिवार में हुआ था, और इनका पूरा नाम अनिल चंद्र शाह है। जहां इनके पिता मुंबई में पाइप का कारोबार करते थे, अमित शाह अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए अहमदाबाद गए थे, और यहाँ पर उन्होंने बायोकेमिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके कुछ समय के बाद इन्होंने अपना हाथ फैमिली बिजनेस में भी आजमाया, लेकिन जब मन नहीं लगा तो इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी इनके पंखों को उड़ान मिलनी बाकी थी, और वो तब मिली जब उन्होंने 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हिस्सा लिया। 3 सालों तक चले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपना भरपूर योगदान देने के बाद साल 1986 में अमित शाह ने बीजेपी में कार्यकर्ता के तौर पर अपनी राजनीति की शुरुआत करी, और फिर वो बीजेपी युवा मोर्चा के एक्टिविस्ट बन गए। ये इतने सटीक राजनेता थे कि बहुत ही कम समय में इन्हें बड़े बड़े पदों की जिम्मेदारी दे दी गई। वार्ड सेक्रेटरी, तालुका सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी जैसे बड़े बड़े पदों पर अमित शाह ने काम किया है। और फिर 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर में कैंपेन भी किया। साल 1995 तक गुजरात में कांग्रेस का डंका बोला करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी ने मिलकर 1995 में पहली बार गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार बनाई। उस वक्त केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी भी गुजरात में कांग्रेस का बोलबाला था, जिसे खत्म करने के लिए मोदी और शाह दोनों ने मिलकर रणनीति बनाई, जिसके लिए दोनों ने हर गांव में सबसे प्रभावशाली नेता ढूंढा और उसे बीजेपी में शामिल कराया। प्रधानमंत्री के पीछे का दिमाग कहीं न कहीं अमित शाह से ही आता है। अमित शाह भाजपा सरकार के वो स्तंभ है जो अगर गिर गया तो भाजपा सरकार का क्या होगा किसी को नहीं मालूम। क्योंकि दोस्तों 3 तलाक से लेकर आर्टिकल 370 तक जितने भी बड़े फैसले लिए गए, उसके पीछे कहीं न कहीं अमित शाह का हाथ है। अब आप दोस्तों उनकी पर्सनालिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस तरह की और शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।